हेलो दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के टॉपिक को देखेंगे कि संख्या पद्धति में जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं एग्ज़ाम में जिनकी महत्ता काफ़ी है। एग्ज़ाम में आते हैं इस तरह के संख्या पद्धति से संबंधित कुछ चीज़ें। तो आज हम इस टॉपिक में संख्या पद्धति के बेसिक्स देखने वाले हैं। जैसे कि संख्या पद्धति में बात हो रही है संख्याओं की, तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। एक हम जानते हैं प्राकृत संख्या होती हैं ना, इनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, इनको एन से डिनोट भी करते हैं। तो प्राकृत संख्याएं ये वे संख्याएं होती हैं, इनको हम काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। तो जो गिनने में प्रयुक्त हों वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, है ना, एंड सो ऑन, अनंत तक हम इनको इस तरह से लिखते चले जाएंगे। ये होती हैं प्राकृत संख्याएं। दूसरा, अगर हम कहें पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इनको होल नंबर्स भी कहा जाता है। तो अगर हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी काउंट कर लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, अनंत तक, इन्फिनिटी, तो ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 अगर हम देखें सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर्स। तो जनरली सम संख्याएं सभी को मालूम होंगी, जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2, 4, 6, 8, है ना, इस तरह से 10, 12, 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं देखें नेक्स्ट, तो विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से कंटिन्यू चलते चले जाएं, विषम संख्याएं होती हैं। नंबर 5 देखें हम इसके बाद अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो। तो सबसे छोटी अभाज्य 2 होती है और 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के अलावा 3 अभाज्य है, 5 है, 7 है, ठीक है ना। इस तरह से 9 नहीं आएगी, 9 भाज्य होती है, 3 से कटती है, इसके बाद आएगी 11। तो इस तरह से कंटिन्यू ये चलती चली जाएंगी अभाज्य संख्याएं। हम जानते हैं कि 1 से 100 के मध्य कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमको ये डेटा याद रखना है, महत्वपूर्ण है। 1 से 100 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए आगे देखें। अभाज्य समझ में आया तो अब भाज्य भी आसानी से आ जाएगा। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाएं, वो होती हैं भाज्य संख्याएं। यहाँ पर पहली भाज्य आएगी 4, है ना। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो एक दोनों में से किसी में नहीं आएगी, तो सीधा 4 आएगा। 4 के बाद 6 है, 8, 9, 10, 12, इस तरह से कंटिन्यू होती जाएंगी। ये होती हैं भाज्य संख्याएं। इसके बाद नेक्स्ट देखें नंबर 7 पर हम परमेय। तो परमेय संख्याएं दोस्त वो होती हैं जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे में लिख सकते हैं, भिन्नों के रूप में। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो गया, किसी भी संख्या का अगर हर 0 हो जाता है तो 0 का भाग लगने पर आपको क्या संख्या मिलेगी? अनंत। तो अनंत कोई भी परमेय संख्या नहीं होती, इसलिए इसमें कंडीशन है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 2/3 ये एक परमेय संख्या है, 1/5 ये भी परमेय संख्या है। अगर अंश बड़ा हो जाए हर से तब भी ये परमेय संख्या होगी। यदि कोई पूर्ण संख्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने 2 लिया, तो ये भी एक परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम इसको 2 को लिख सकते हैं 2/1। तो अगर बटे में कोई संख्या आ गई तो ये P/Q के रूप में हो गई। तो इस तरह से 2 भी परमेय संख्या है, 5 भी परमेय संख्या है। अगर कोई संख्या माइनस में हो जाती है तब भी वो परमेय संख्या है। अगर दशमलव में कोई संख्या है तो वो भी परमेय होगी, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से ये परमेय संख्या है। यहाँ अगर आप हम समझें कि पाई की जो वैल्यू है 3.14 और 22/7, ये पाई के मान होती हैं, ये दोनों परमेय संख्याएं हैं। लेकिन पाई जो है वो एक अपरमेय संख्या है,
तो यहां से हम अपर में संख्या को और देख लेते हैं। तो अपर में संख्याएं वे होती हैं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें मोर देन वो संख्या आती हैं जो अंडर रूट में है और जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट संभव नहीं है, जैसे √2, √3, ये सब अपर में है। लेकिन √4 ये अपर में नहीं है, ये एक परमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 2 हमने यहां देखा था कैसी थी, परमेय संख्या थी। और इसके अलावा इसमें आएगा पाई। पाई के दोनों मान जो है वो परमेय होते हैं, लेकिन पाई स्वयं अपरमेय होता है। हमको ये याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से ये चीज महत्वपूर्ण है। पाई कैसा है? अपरमेय, लेकिन पाई के मान कैसे हैं? परमेय। हमने एक वैल्यू 0 को कंसीडर नहीं किया, 0 परमेय में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था p अपॉन q में q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p तो 0 हो सकता है और p 0 हो गया तो वो पूरी संख्या क्या हो गई? 0 हो गई, है ना दोस्त। अब 0 की बात है तो यहां आप 0 से रिलेटेड 2-3 नियम समझ लीजिए। जीरो के नियम है, यहां 0 के मैं आपको 3 नियम बताऊंगा जो हमेशा काम आएंगे। अगर किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर हमको हमेशा मान जो है वो अनंत मिलता है। और यदि हम किसी भी संख्या में 0 का गुणा करें तो हमको हमेशा वैल्यू 0 मिलती है। और तीसरा नियम जो है वो किसी भी संख्या की घात 0 करने पर उसका मान हमको सदैव 1 मिलता है। भाग देने पर अनंत, गुणा करने पर 0 ही मिलेगा, और 0 अगर किसी भी संख्या की घात हो गई तो मान सदैव 1 मिलेगा। ये 3 नियम आपको 0 के संदर्भ में हमेशा याद रखने हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेसिक कंसेप्ट है। चलिए, हमने परमेय अपरमेय के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याओं में परमेय और अपरमेय दोनों ही आ जाती हैं, यानी कि परमेय अपरमेय सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ लीजिए, जहां तक ये आपने नहीं पढ़ा होगा, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक होंगी, और ये आवश्यक नहीं है कि वो अभाज्य हों, लेकिन आपस में वो सहभाज्य होंगी। जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने लिया एक 2 और एक और लिया हमने 5, है ना। तो 2 और 5 में से कॉमन क्या आ रहा है दोस्त? कुछ नहीं, केवल एक कॉमन आ रहा है। तो जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कॉमन एक आए या उनका महत्तम समावर्तक 1 हो तो वो संख्याएं सहभाज्य कहलाती हैं। यानी कि यहाँ पर 2 और 5 आपस में कैसी हैं? सहभाज्य हैं। लेकिन अगर मैं लूँ 2 और 4 मैंने लिया तो इन दोनों में से कॉमन संख्या क्या निकल के आ रही है? 2, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो है वो सहभाज्य नहीं है। अब आप कहोगे कि इसमें तो भाज्य संख्या आ गई इसलिए सहभाज्य नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको भाज्य संख्या का भी एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे मैंने एक भाज्य संख्या ली 4 और दूसरी ली 9। अब देखो यहाँ दोनों ही भाज्य हैं, लेकिन अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो जब संख्याओं में से कुछ भी कॉमन ना आए, यानी कि केवल एक कॉमन आया, महत्तम उनका 1 हो, तो ऐसी स्थिति में वे संख्याएं कैसी कहलाती हैं? सहभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर ये सहभाज्य है, ये सहभाज्य है, लेकिन ये सहभाज्य नहीं है ना दोस्त। तो इसका एक और एग्जाम्पल हम लें तो जैसे हमने लिया 5, 13, तो दोनों अभाज्य हैं लेकिन आपस में सहभाज्य हैं। मैं लूँ एक 6 और एक मैंने लिया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 5, है ना। 6 और 5 लिया तो भले ही एक भाज्य एक अभाज्य या दोनों भाज्य हों या दोनों अभाज्य हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना ये है कि दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। तो 6 और 5 में से जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 6 और 5 आपस में कैसी हो गई? सहभाज्य संख्याएं। अब इस सहभाज्य संख्याओं के नियम का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग ये है कि कोई भी दो सहभाज्य संख्याएं अगर आपस में अगर किन्हीं दो सहभाज्य संख्याओं से कोई संख्या विभाजित हो रही है अलग अलग, तो वो संख्या उन दोनों के गुणनफल से भी विभाजित होगी। जैसे उसको फॉर एग्जाम्पल देखें, हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 10। 10 जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है ना, और 5 से विभाजित हो रहा है। तो जब कोई संख्या अलग अलग सहभाज्य संख्याओं से विभाजित हो रही है तो उनके गुणनफल 2 × 5 = 10 उनके गुणनफल से भी विभाजित होगी, यानी कि 10 जो है वो 10 से भी विभाजित होगा। तो इस तरह से सहभाज्य संख्याओं को आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो संख्या पद्धति के बेसिक्स में आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट संख्या पद्धति का जो नेक्स्ट सेशन है हम अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।